जहां एक तरफ बांग्लादेश में चीन के खिलाफ उतर गए हैं लोग और बात तिब्बत की हो रही है। जानेंगे बांग्लादेश में ये नया बवाल क्यों उठा है। तो वहीं दूसरी तरफ क्या अब रूस भी यूक्रेन में गुब्बारा भेजने लगा है और यूक्रेन की नौबत क्यों आ गई गिड़गिड़ाने की और IMF के पास जाने की। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कल का दिन तिब्बत के लिए बहुत बड़ा दिन था। क्योंकि तिब्बत के लोग 13 फरवरी को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 1913 में इसी दिन 13वें दलाई लामा ने कहा था कि तिब्बत आजाद हो गया। हालांकि ज्यादा दिनों तक ये सब कुछ चला नहीं। 1959 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया और तब से तिब्बत के लोग सबसे खराब मानवाधिकारों के उल्लंघन का सामना कर रहे हैं। वो एक ऐसा समय था जब तिब्बत को लेकर अमेरिका भी एक्टिव हो गया था। अमेरिका कार्रवाई करता चीन के ऊपर, लेकिन उस समय अमेरिका फिर सोवियत संघ में बिजी हो गया और अमेरिका ने तिब्बत और चीन पर ध्यान देना बंद कर दिया। लेकिन अब समय बदल गया है। अब ये देखने को मिल रहा है कि तिब्बत पे चीन के कब्जे के बाद चाइना और ज्यादा आक्रामक हो गया। हालांकि भारत के लिए भी ये बहुत बड़ी भूल थी। भारत में उस समय के संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात को कहा था कि तुम चीन को हिंदी चीनी भाई भाई नहीं कह सकते हो, क्योंकि ये चीन आने वाले समय में हमारे लिए सबसे बड़ा दुश्मन साबित होगा। ये बात उन्होंने कई बार कही थी कि चाइना के खिलाफ अपने आप को मजबूत करो, लेकिन ये बात उनकी मानी नहीं गई। तिब्बत पर जब हमला किया तो भारत ने उस तरीके से एक्टिव रोल नहीं निभाया, जिसकी वजह से तिब्बत चला गया चाइना के हाथों में। कल तक चाइना से हमारा कोई बॉर्डर नहीं लगता था। हमारा बॉर्डर लगता था तिब्बत के साथ और हमारी कभी लड़ाई नहीं होती थी। तिब्बत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे, लेकिन चाइना ने तिब्बत पर कब्जा किया और अब बॉर्डर लगने लगा चाइना के साथ, यानी तिब्बत को चाइना अपना बताने लगा। तिब्बत के कब्जे के बाद चाइना की नजर जाने लगी अरुणाचल प्रदेश के ऊपर। पर एक बार फिर से अब वक्त आ रहा है जब दुनिया के कई देशों में चीन के खिलाफ गुस्सा तो उभर ही रहा है, साथ ही साथ ये तिब्बत का मुद्दा फिर से गर्म हो रहा है। तिब्बत 13 फरवरी को मनाता है अपना स्वतंत्रता दिवस और इसी चीज को लेकर कई देशों में प्रदर्शन हुए। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि जहां नहीं सोचा जा सकता था, कल्पना से परे, वहां पर हो रहा है। ढाका में आयोजन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने यहाँ पर एक एकजुटता रैली निकाली, मानव श्रृंखला बनाया और इसमें लिखा क्या था? चाइना फेल्स ह्यूमन राइट्स, तिब्बत इज नॉट पार्ट ऑफ चाइना, फ्री तिब्बत चाइना आउट। ऐसे लिखे हुए कई पोस्टर बैनर के साथ प्रदर्शन हो रहे थे। ये सब कुछ हो रहा था बांग्लादेश में। बांग्लादेश को चीन अपना रणनीतिक पार्टनर बनाने की बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन बांग्लादेश के अंदर तिब्बत की बात उठ रही है। ये चाइना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। वैसे आपको बता दें, तिब्बत को लेकर अमेरिका भी एक्टिव हो गया है और UN भी एक्टिव हो गया है। UN ने इस बात को कहा है कि तिब्बती बच्चों के लिए जिस तरीके से किया जा रहा है, चीन अत्याचार कर रहा है, तिब्बती लोगों का पलायन हो रहा है, ये दुनिया के अलग अलग हिस्सों में शरण लेने के लिए मजबूर हो गए हैं। तिब्बतियों को न्याय मिलना चाहिए। वैसे आपको बता दें, बांग्लादेश में भी यही मांग हो रही है कि तिब्बत के मानवाधिकारों की रक्षा होनी चाहिए और दुनिया भर के लोगों को सामने आना चाहिए ताकि वो तिब्बत के लिए लड़ाई लड़ सकें। ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा चाइना को। तिब्बत की मांग अब बांग्लादेश में हो रही है, ये चाइना के लिए चुभने वाली बात है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आजकल गुब्बारों ने एक अलग ही कहर ढा दिया है। वैसे आपको बता दें, F-22
F-16 कई विमानों का इस्तेमाल आजकल कर रहा है अमेरिका और पेंटागन, क्योंकि अमेरिकी आसमान में आजकल कभी गुब्बारे आ जा रहे हैं तो कभी कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आ रहा है जिसको लगातार मारकर गिराया जा रहा है। अमेरिका और चाइना के बीच बलून की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। चाइना ने कहा है कि हमने तो 1 बैलून भेजा था, तुमने तो 10 बैलून भेज दिया है। ये लड़ाई और बढ़ ही रही है। लड़ाई बढ़कर इस हद तक पहुंच गई है कि दोनों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात होने वाली थी, वो मुलाकात भी कैंसिल हो गई। पर अब यूक्रेन के एयरफोर्स ने अनाउंसमेंट करनी शुरू कर दी है कि 12 फरवरी को रूस की सेना ने बलून भेजे हैं और इन बलून में कई तरह के विस्फोटक लगे हुए हैं। ये बलून हमारे यहाँ तबाही मचाने के चक्कर में हैं। अब यूक्रेन ने एक दावा किया है जो थोड़ा अलग है, और वो है कि रूस जो बलून भेज रहा है ना, उसमें इस तरीके के शेप के कुछ चीजें लगी हुई है। और ये दरअसल क्या चीजें हैं तो आपको बता दें, ये एक बड़ा ओल्ड टेक्निक है जिसका इस्तेमाल कहा जा रहा है कि इन बलून्स में किया जाता है। इससे पता चलता है कि कहाँ कहाँ कौन कौन से रडार लगाए गए हैं। इसे कहा जाता है कॉर्नर रडार रिफ्लेक्टर। ये ऑब्जेक्ट भेजने के बाद रडार एक्टिव होते हैं और रडार के एक्टिव होने से पता चल जाता है कि ये कहाँ कहाँ रडार की पोजीशन है। खैर, जहां अब इस तरीके की बातें हो रही हैं रूस के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के लिए सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। क्या यूक्रेन अब युद्ध को हार चुका है या आर्थिक तौर पर पूरी तरीके से कंगाल हो चुका है? अमेरिकी मदद अब यूक्रेन के किसी काम नहीं आ रही है। क्या हालात ऐसे पहुंच चुके हैं? जब से ये जंग शुरू हुआ है, रूस और यूक्रेन दोनों को नुकसान हो रहा है। ये बात तो सच है। और अमेरिका और यूरोपीय देश जो भी पैसा दे रहे हैं, या तो हथियारों के तौर पर दे रहे हैं या फिर मानवीय सहायता के तौर पर ज्यादा दे रहे हैं। जब जंग शुरू हुआ था तो कुछ ही हफ्तों के बाद IMF ने यूक्रेन को 11,000 करोड़ का लोन अप्रूव किया था और अक्टूबर में एडिशनल 10,000 करोड़ देने की बात कही थी। जब जंग शुरू नहीं था तभी यूक्रेन का वित्तीय घाटा था 38,000 करोड़ का, जो 2022 में बढ़कर हो गया 2 लाख करोड़ रुपए। यूक्रेन की इकोनॉमी 2022 में 303% घट गई, जबकि महंगाई 266% उछाल मार गई। यहाँ रूस एक तरफ अपनी GDP में आने वाले साल में बढ़ोतरी दिखा रहा है, तो वहीं जंग से बदहाल यूक्रेन देश के हालात को सुधारने के लिए IMF से लोन मांगने वाला है। जेलेंस्की की तरफ से भेजे गए कई नेता इसी हफ्ते पोलैंड की राजधानी वार्सा में IMF के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। यूक्रेन के वित्त मंत्री का कहना है कि यूक्रेन का वित्तीय घाटा बढ़कर हो गया है 3 लाख करोड़ से ज्यादा। अब इसमें भरपाई नहीं होने वाला है। अमेरिका ने जो 81,000 करोड़ दिए हैं, यूरोपीय यूनियन ने भी 1 लाख करोड़ दिए हैं, पर इससे भरपाई नहीं होने वाला है। खैर, ये तो यूक्रेन खुद ही जिम्मेदार है आगे भी इस तरीके के हालात पैदा करने के लिए। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।